तो यहाँ पे दो चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। आज का जो हमारा सेशन का उद्देश्य है, हम सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि हम इस प्रोग्राम्स को चलाएंगे कैसे, इंटेलेक्टिव ब्लू के नाम से जो हमारा चैनल चलता है, हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे बारे में ज्यादा ना जान के मैं जो काम की बात है मैं वो करूँ, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो हमारा जो सेशन होगा उसमें हम देखेंगे कि जो प्रोग्राम हम दे रहे हैं आपको वो कैसे कंटिन्यू होगा, उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आंसर राइटिंग के नाम पे हम क्वेश्चंस बनाए और तुमको सेंड कर दिए, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बनाया हमने और आपको सेंड कर दिया और आपने लिखा और हमने चेक किया और आपको दे दिया। नहीं, हमारा ये तरीका नहीं है। हमारा तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम आपको सेशंस में यह बताते हैं कि यदि कोई क्वेश्चंस लिखते हो तो कैसे लिखोगे। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स पूछे जा रहे हैं, चाहे कहीं पे एनालिसिस करना है, कहीं पे एक्सप्लेन करना है, कहीं पे क्रिटिकल एनालिसिस करना है, चाहे कहीं पे इवेल्युएट करना है, कहीं पे डिस्कस करना है, तो हमें ये सब कीवर्ड्स पहले पता होना चाहिए। ठीक, पहली बात। दूसरा, हम जब सवाल का जवाब लिखते हैं तो उसमें भूमिका हम कैसे लिखें, हम कैसे उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करें, हमें कंक्लूजन में क्या करना है, क्या सभी प्रश्नों का कंक्लूजन पॉजिटिव ही हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। आर गेटिंग पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये होगा कि मान लो जैसे देखो बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोगों में से आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों के भी सर्किल में बहुत सारे बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि कोई किसी कोचिंग का मटेरियल्स करेंट अफेयर्स पढ़ रहा है, कोई किसी और कोचिंग का करेंट अफेयर्स पढ़ रहा है, और किसी किसी के पास सारे कोचिंग का करेंट अफेयर्स है और लास्ट में आकर के एग्जॉस्ट हो जा रहा है। हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं आप लोगों के साथ कि यदि हमें करेंट अफेयर्स पढ़ना है तो हम किस तरह से करेंट अफेयर्स के नोट्स बना के पढ़ें। देखो करेंट अफेयर एक तो कोचिंग वाले बनाकर बल्कि बल्कि दे देंगे, एक एक महीने का 110 पन्ने का होता है, 120 पन्ने का होता है। अब मान लो एक साल का करंट अफेयर्स तुम उठा लो, एक साल का यदि करंट अफेयर्स उठा लोगे तो 12 महीने का करंट अफेयर्स है, कम से कम आपको 1.5 साल का यूपीएससी में लेके चलना पड़ेगा। यदि 2023 का पेपर आप दे रहे हैं तो जनवरी 2022 से आपके पास करंट अफेयर्स होने चाहिए आपको, अगले साल मार्च अप्रैल तक का, ठीक है, क्योंकि मई में पेपर है। तो मान लो कि 1.5 साल का यदि हम करंट अफेयर्स करने के लिए बैठते हैं, 100 सवा 100 पेज का एक करंट अफेयर्स का नोट्स है, और इसमें एक कोचिंग का मैं बता रहा हूँ, मान लो किसी बच्चे ने 2 कोचिंग ले लिया, या मान लो प्रतियोगिता दर्पण उठा लिया, क्रॉनिकल उठा लिया, ठीक है, इस तरह से किसी का उठा तो उसका भी मैगजीन होगा। इन सबको दिमाग में मगअप करना ना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, और रियलिटी में देखोगे तब तुम्हें समझ में भी आएगा कि ये सच में रियलिटी में टफ टास्क है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ठीक उसी प्रकार का है ना जैसे भारत का पॉपुलेशन है। देखोगे इंडिया का पॉपुलेशन को जब हम देखते हैं तो एक तरह से समझो इस तरह को कैसे लॉजिकली, कि सपोज करो कि जब हम इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं तो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ में दो चीजें हैं। एक तरफ तो तुम पॉपुलेशन को लेकर के चलो, ठीक है, और दूसरी तरफ टाइम को लेकर चलो। भारत की जो जनसंख्या है समय के अनुसार बढ़ता चला जा रहा है ना, लेकिन बढ़ते जाने के साथ साथ माल न्यूट्रिशन की बात कर लो, पॉवर्टी की बात कर लो, तुम बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, क्राइम्स की बात कर लो, क्या ये सब भी बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? यहाँ मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे आप लोगों को, परेशान मत होइएगा, बहुत सारा डाउट्स तो हम आपका क्लियर कर देंगे। फिर भी यदि किसी को लगता है कि हाँ नहीं मुझे कुछ पूछना है सर, तो आप क्लास के सेशन के लास्ट में भी पूछना, ठीक है, मैं समय दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हो। तो मान लो एक तरफ तो इंडिया का पॉपुलेशन है और दूसरा हमारा टाइम स्केल है। जब हम हमारा देखते हैं कि हमारे समय के अनुसार हमारा पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंटिबिलिटी भी बढ़ रही है, क्राइम भी बढ़ रहा है, हमारे यहाँ तुम्हारा माल न्यूट्रिशन भी बढ़ रहा है। पॉपुलेशन तो बढ़ा रहे हैं, कुपोषण का शिकार बच्चे से लेकर के महिला तक हो रही है, ठीक है, पोवर्टी भी बढ़ रही, गरीबी भी बढ़ रही है। ठीक ऐसा ही स्थिति हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी होता है। क्या होता है? मान लो शुरू में इधर तुम अपने नॉलेज को रखो, ठीक है, और इधर तुम अपने रखो टाइम को। टाइम के साथ साथ देखोगे तुम्हारा नॉलेज कैसा होगा, बढ़ता चला जाएगा। मान लो आज किसी ने यूपीएससी की तैयारी किया है और 2 साल पहले से किसी ने यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, या मान लो आज किसी ने तैयारी किया है, कोई 6 महीने बाद तैयारी करना शुरू करेगा। ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज के यदि हम गेन देखेंगे तो ज्यादा किताबें पढ़ रखा होगा, 2 साल से तैयारी कर रहा है, बहुत सारी चीजें पढ़ा होगा। दिक्कत क्या है कि पढ़ा तो बहुत सारी चीजें हैं,
ठीक है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। यदि वो ऑर्गेनाइज नहीं करके पढ़ेगा तो क्या होगा, वो जिगजैग टाइप का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कि आप अपने समय भी दे रहे हो, भारत का पॉपुलेशन भी बढ़ा रहे हो, लेकिन माल न्यूट्रिशन तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे यहाँ क्राइम बढ़ती जा रही है, तुम्हारे यहाँ पॉवर्टी बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती जा रही है। आप इस पे तो काम नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी जनसंख्या बढ़ाते चले गए। ठीक इसी प्रकार से आप अपना नॉलेज को बढ़ाते जा रहे हो, समय दे रहे हो, 5 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 1 साल से तैयारी कर रहे हो, पढ़ तो रहे हो भाई, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ रहे हो, तो आप अपना नॉलेज तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, अनऑर्गेनाइज वे में आप पढ़ रहे हो, अनस्ट्रक्चर्ड वे में आंसर्स को कर रहे हो, ना तुम्हारे पास कोई क्रिस्पी नोट है कि हाँ मुझे मान लो 3 घंटे के लिए मुझे जीएस पेपर 1 का एग्जाम्स देने हैं और मुझे किसी का टेस्ट लिया है यदि, और मुझे पेपर देने हैं, ठीक है, तुम्हारे पास कोई ऐसा नोट्स होना चाहिए जो तुम आधे घंटे में 1 घंटे में एक बार तुम अपने सिलेबस को जीएस पेपर 1 के कवर को रिवाइज कर सको। ऐसा कितने बच्चों के पास है? तो सर इतना बड़ा टास्क सिलेबस है, हम कैसे तैयार करें? तो वही तो एक आर्ट है ना, वो कोई जन्मजात तो लेकर के नहीं आया है, किसी ने सिखाया होगा, किसी ने अपनी प्रैक्टिस की होगी, अपनी भूल के अपनी गलतियों को सुधारते ऐसा नोट्स बनाया होगा कि ताकि वो 3 घंटा का जो पेपर है उसके लिए हमें आधा घंटा पहले मुझे यदि रिवाइज करना है तो मेरे पास कुछ ऐसे नोट्स तो होने चाहिए ना कि जिसमें रिवाइज कर सकूं। क्योंकि सोचो यूपीएससी तुम्हें गैप नहीं दे रही, एक ही दिन में 2 पेपर ले रही है, पेपर 1 पेपर 2 फिर पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4। अब सोचो कि वो समय जब तुम 1 हफ्ता पहले तैयारी कर रहे हो, 1 हफ्ता पहले एग्जाम के बचा है, क्या रिवाइज करोगे, है ना? तो कहने का मतलब कि आप जैसे जैसे समय देते हो यूपीएससी के प्रिपरेशन में या किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन में, आप अपने नॉलेज को तो बढ़ा रहे हो, लेकिन आपका नॉलेज क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। आपके जो कंटेंट है अनऑर्गेनाइज्ड है, आप जो कंटेंट कलेक्ट कर रहे हो रिलेवेंट है कि नहीं रिलेवेंट है ये भी नहीं पता। सब कोई पढ़ रहा है तो हम भी उसी मैगजीन को पढ़ रहे हैं, हम ये भी तो देखें ना कि हमारी जरूरत का है भी या नहीं है। हो सकता है उसमें से बहुत सारी चीजें तुम्हें आता हो या बहुत सारी चीजें तुम्हें न आते हो, तो हम अपने अनुसार देखेंगे कि हमारी क्या कमी है। यदि हमें कोई कमी है हम उस कमी को रेक्टिफाई करेंगे, उस कमी को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उस अपनी कमी पे काम करेंगे। तो हमारा जो मेन सेंसर राइटिंग का पर्पस ही यही होता है कि हम इंडिविजुअली, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहा हूँ, इसके पहले भी हमारे 3-4 ग्रुप्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। हमने हर बच्चों के साथ यही किया है कि हमने 10 से 15 बच्चे ग्रुप में रखे हैं और हर एक बच्चा को मैं पर्सनली अटेंशन देता हूँ। मैं ये सिर्फ नहीं होता है कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया आपने लिखा कि नहीं लिखा, हम यहाँ पे आपको बताते हैं, यदि आपको कोई समस्या है आप उसको पूछो। ये आंसर राइटिंग नहीं है, एक तरह से लाइव क्लास टाइप की प्रोग्राम है। हम यहाँ कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हाँ हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ना आपको है। हम आपको कंटेंट बताएंगे, आपने कहीं किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा होगा या सेल्फ स्टडी किया है, उस चीज को रिवाइज करोगे, हम रिवाइज करने का तरीका बताएंगे। तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं होगा तुम हमें बोलोगे, हम उसके कंटेंट्स तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी बात, कुछ जो टॉपिक्स होंगे उसके रिकॉर्डेड वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको दे दिया जाएगा, चाहे वो एथिक्स का सेक्शन हो, ऐसे राइटिंग का सेक्शन हो, वो आपको कुछ वीडियोस आपको प्राइवेट लिंक जनरेट करके, क्योंकि वो पब्लिक में नहीं जा सकता, तो प्राइवेट लिंक जनरेट करके हम आपको देते रहेंगे, वो आप देखते रहोगे। दूसरी बात, जो करेंट अफेयर्स है, करेंट अफेयर्स जो भी मैगजीन आपको अच्छा लगता है उस मैगजीन को पढ़ो, चाहे कोई भी मैगजीन तुम्हें अच्छा लगता है। मैं किसी को यहाँ वो नहीं कह रहा है कि वो खराब है और ये अच्छा है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उस मैगजीन को पढ़ो। लेकिन मैं पूरे 1 वीक का, 1 हफ्ते का संडे को नाइट में आपके ग्रुप में एक करेंट अफेयर्स का नोट शेयर करेंगे। वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा। तो जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगा उसको बस एक बार देखना है, कैसे उसके नोट्स को बनाना है, वो भी उसमें बना रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर के साथ रहेगा। ये भी नहीं कि कॉपी पेस्ट नहीं होगा कि न्यूज़पेपर से उठाए और चिपका दिए वहां पे, नहीं, क्योंकि डायरेक्ट न्यूज़पेपर से क्वेश्चन नहीं आते। न्यूज़पेपर से तुम्हें टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन यूपीएससी का प्रश्न पत्र उठा करके देख लो, एनालिसिस करके देख लो वो डायमेंशन कैसे कवर करता है। तो प्रीलिम्स के लिए हम आपको देंगे, वो हम कवर करेंगे आपका जनवरी 2022 से, तुम्हारा चलेगा ये अप्रैल 2023 तक का। लगभग ये 1 साल हो गए, इधर 4-5 महीने इधर हो गए, मतलब तुम्हारे 16-17 महीने का हम तुम्हें करेंट अफेयर्स खुद बनाया हुआ देंगे। क्वेश्चंस आएंगे, यदि करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा तो रिलेवेंट टॉपिक होता है, उसमें से जो टॉपिक्स तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको मत पढ़ना, उसको क्रॉस कर देना। बाकी जो नए टॉपिक्स तुम्हें मिलेंगे उसमें कुछ नया फैक्ट मिलेगा तो उसको आप पढ़िएगा।
पहली बात। दूसरा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम करंट अफेयर्स आपको देंगे, उस करंट अफेयर्स में क्या करेंगे, जैसे मान लो कि कोई इशू है, कोई टॉपिक बना, मान लो वो है डाटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल हो गया, या तुम्हारा अभी जो इशू था बायो सीएनजी को लेकर के, या तुम देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसीज आया है कि स्क्रैप करने हैं 15 साल पुराने जितने भी भारत सरकार के जो वाहन हैं उनको सबको स्क्रैप में डालना है, ठीक है। तो इस तरह की जो पॉलिसीज बनती है, इस तरह के जो विधेयक लाए जाते हैं, इस तरह के जो कानून बनते हैं, उस कानून को एनालिसिस करके उसके भी कंटेंट्स आपको मिलेंगे। ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि ये सारे हिंदी मीडियम में होगा, अंग्रेजी मीडियम में नहीं होगा, है ना। अब मान लो मैंने कहा और मैं कंटेंट आपको अंग्रेजी मीडियम में दे रहा हूँ, मैं वो काम नहीं करूंगा। आपके जो कंटेंट्स दिए जाएंगे वो सारे के सारे कंटेंट्स हिंदी माध्यम में होंगे, ठीक है। दूसरा, अब सपोज करो कि कॉन्स्टिट्यूशंस का कोई क्वेश्चन आ रहा है, या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, या कोई भी क्वेश्चन आ रहा है। हम जब किसी चीज की बात करते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस का बात हो, आंसर्स लिखने का, तो याद रखना एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मैं बाकी बच्चों को भी बताता हूँ। आप लोग क्या करना कि जब भी आप पढ़ो ना किसी चीज को, तो अब मान लो तुम्हें पोवर्टी को डिफाइन करना है, ठीक है, पोवर्टी का डिफिनीशन लिखना है, अपने मन मतंग बना करके नहीं। देखो कि वर्ल्ड बैंक का क्या डिफिनीशन है ना। तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन टाइप का मैं जब मेंस का आपको पेपर बना करंट अफेयर्स बना के दूंगा, तो उसमें हर का बताऊंगा मैं। यदि तुम्हें भूमिका लिखना है तो भूमिका में क्या लिखना है, यदि बॉडी लिखना है तो बॉडी में क्या लिखना है, और उसके कंटेंट बने बनाए होंगे। ये इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत अच्छे से मिल जाता है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं हिंदी माध्यम को अच्छे से इंग्लिश मीडियम को अच्छे से दे देते हैं, इसीलिए उनको क्रिस्पी हो जाता है, बना बनाया उनके पास आ जाता है। हिंदी माध्यम के साथ प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे इस टाइप से डेटा ही नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लेवल आने में भी टाइम लगेगा, तो हम उतना लेवल का क्यों इंतजार करें, समय भी तो क्रॉस करेगा ना भाई। तो इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। मेंस का हम आपको करके देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स हम आपको करके देंगे। आपको रियलाइज करना है थोड़ा सा अपने कोच पे, अपने टीम्स के जो आपके हेड है, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब तुम लोग मुझसे जुड़े हो तो थोड़ा सा फेथ तो करना पड़ेगा, है ना। यदि फेथ करना पड़ेगा कि सही में मुझे जो चीजें दी जा रही है वो सही है या नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता कि तुम मुझ पर ब्लाइंड फेथ करो। जो भी मैं कंटेंट तुम्हें दूंगा, या मैं क्लास में जो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा या आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग करने के लिए दूंगा, उसमें एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी चीज होगा पब्लिक डोमेन में। मान लो किसी को कोई पढ़ाएगा, गलत इन्फॉर्मेशन देगा, कितनी बार गलत देगा। मैंने मंथली प्लान इसीलिए रखा है ना कि आपको कहीं पे भी लगे कि नहीं, आपने फर्स्ट वाले सेशन के दिन आपने मुझसे इस तरह से बात की थी और आज आप मुझे ऐसा दे रहे हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम बाहर निकल सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा नौबत नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। क्यों? क्योंकि हम ईमानदारी से आपके साथ जुड़ेंगे और आपको खुद ऐसा फील होगा कि आपको जैसे 9th-10th में आप पढ़े थे ना, 10th का बोर्ड का एग्जाम था, 12th का बोर्ड का एग्जाम था, तो किस तरह से टीचर और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पीछे लगे होते थे। अभी यूपीएससी की तैयारी करते हो या बीपीएससी की तैयारी करते हो, यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो, तुम्हारे घर वाले तुमसे नहीं पूछेंगे कभी कि बताओ कॉन्स्टिट्यूशन मार्क्स क्या तुमने पढ़ के आया है। अरे भाई उनको नहीं पता, क्या पूछेंगे तुमसे, न तुमसे टीचर पूछने वाला है। टीचर को क्या फर्क पड़ता है, अरे 1500 स्टूडेंट को पढ़ा रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप देखे होंगे कि इंटरव्यू का टाइम पे सब लोगों को फ्री में इंटरव्यू करा देते हैं, फिर सब लोग फोटो लगा देते हैं, तो उनका तो दुकान चल जाएगा, लेकिन हमारा आपका नहीं चल पाएगा, है ना। आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पैसे जा रहे हैं, आपके समय जा रहे हैं, तो आपका तो रिजल्ट सब डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एज ए ब्रदर, एज ए सर, टीचर, जो भी मानो आप, हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको पर्सनली अटेंशन देते हैं कि आपने जो आंसर्स लिखा है वो कैसे आपको लिखना है। जो मेरा सबसे यूनिक है वो यह है, तो आप जो भी आंसर्स हमें लिख करके दोगे, हम वो कॉपी हम आपके सामने चेक करते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू में हुआ था कुछ बच्चों को, कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप सबके सामने हमारी कॉपी निकाल देते हैं, आंसर शुरू में गलत होता है, मतलब आंसर पूछा कुछ और जा रहा है, लिखा कुछ और जा रहा है, स्ट्रक्चर कुछ हो रहा है। मैंने उन बच्चों को इतना तक कहा कि ठीक है, तुम्हें यदि दिक्कत लगता है कि सबके सामने आपकी कॉपी आपकी स्क्रीन पे आ रही, क्योंकि आप ही तो अकेले होगे नहीं, आपके ग्रुप में तो और भी बच्चे होंगे, तो बच्चे भी उस आंसर्स को देखेंगे, तो उनको लगा कि अंदर से फील हुआ, मैंने कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अकेले में कॉपी चेक कर देंगे, चलो और कुछ, हम अलग लिंक जनरेट कर देंगे, एक लाइव सेशन दे देंगे, हम तुम्हारे कॉपी चेक कर देंगे। तो आप टीचर से जितना बेनिफिट्स लेंगे तभी टीचर देगा ना, अपने मन से तो हम नहीं दे सकते। हम भी तो काम उन्हीं के साथ करेंगे जो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो, है ना। हमारा भी तो टाइम है, हम टाइम दे और आप उसको फुलफिल ही ना करो, तो फिर ये दिक्कत होगी, ठीक है। तो लाइव कॉपी आपकी आपके सामने चेक होती है, सारे बच्चे के साथ सबका सेम चेक होगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन हम आपको देंगे उसके आंसर्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो या तो रिटेन में होगा या तो हम क्लास में लिखवा देंगे, ठीक है।
मान लो छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है, तो मैं क्लास में बोल के डिक्टेट करा के उसके आंसर्स को मैं एक सिनॉप्सिस टाइप का लिखवा देंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमने ये आंसर लिखा था, हमारे ये आंसर्स में ये सारी कमियां थी, या हमारे आंसर्स में इस कंटेंट की कमी थी, तो जो आंसर्स हम आपको देंगे उस आंसर से कुछ कंटेंट को ऐड कर लो, ये काम होगा। तो यानी पहला काम, हम आपको टारगेट देंगे 1 सप्ताह का, उसके अनुसार आप अपने कंटेंट को पढ़िए। पढ़ने के बाद पढ़िएगा क्या, तो हम पहले बता देंगे, या तो कोई बुक रिकमेंड कर देंगे, या तुम्हारे पास जिस कोचिंग में तुमने पढ़ा है या जहां से तुम पढ़ रहे हो उसके जो कंटेंट्स है, उसके जो मटेरियल्स है, उसको पढ़ो, और लगता है कि उस कंटेंट से तुम्हें इस क्वेश्चंस के जवाब तुम संभव है तुम लिख सकते हो तो लिखो, और लगता है कि सर आपने जो क्वेश्चंस दिया है उसके मेरे पास जो कंटेंट्स है वो सफिशिएंट नहीं है, तो आप हमें बोलेंगे तो हम उसके जो कंटेंट्स होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक बार में हम सब नहीं देंगे, हम आपको जैसे जैसे टारगेट पूरा होगा, जैसे जैसे टारगेट हम आपको देंगे, जैसे जैसे हम आपको प्लान्स देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कंटेंट्स देंगे, हम एक बार में सारे कंटेंट्स नहीं देंगे। ठीक है। अब आपका मन में ये भी हो सकता है कि सर जनवरी 2022 तो कब का गुजर गया, अभी तो अब तो दिसंबर आ गया, तो एक ही बार सारे महीने का करंट देगा। देखो सारे महीने का मैं करंट एक बार दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बनाया हुआ है, मैंने तैयार किया है, लेकिन पढ़ोगे नहीं, है ना। हमारा ये तरीका होगा कि हम जो प्रीलिम्स का कंटेंट देंगे आपको, ठीक है, प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर्स का नोट्स देंगे, हम आप लोगों में से कुछ लोगों को डेडिकेट कर देंगे कि आपको उसका एमसीक्यू खुद से बनाना है। क्यों, इस बहाने तुम पढ़ोगे। मान लो मैंने कंटेंट तुम्हें दे दिया और मैंने कहा कि देखो ये कंटेंट है करंट अफेयर्स का, उसके एमसीक्यू तुम्हें खुद बनाना है, अब बना के एक पेज पे लिख करके मुझे सेंड कर दो। अब मान लो 4 बच्चों ने सोचा, 4 बच्चों ने कुछ इनोवेटिव उसमें करोगे, इससे क्या होगा ना, इससे तुम्हें ना वो करंट अफेयर्स पूरा याद हो जाएगा, तुम्हें बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बैठ कर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम समझोगे। तो इस तरह से आपका करंट अफेयर्स हो गया। आंसर राइटिंग का मैंने बोला कि जो क्वेश्चन हम आपको देंगे, जो सेशन टारगेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, आपके जो मटेरियल्स होंगे उसको पढ़िए। तीसरा पॉइंट बचा एस्से का। वीकली एस्से होगा, उसमें हम थीम बेस्ड एस्से कराते हैं। थीम बेस्ड एस्से का मतलब ये होगा कि हम एक वीक में हम बता देंगे कि आज जो हम एस्से देंगे वो सोसाइटी पे देंगे, अगले दिन साइंस एंड, अगले वीक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा, सॉरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, फिलोसफिकल एस्से होगा, जैसा कि हम नोन आप लोग पता ही होगा कि हम फिलोसफी पढ़ाते हैं, तो फिलोसफिकल एस्से भी हम यहाँ पे आपको अच्छे लेवल से करा देंगे। उसके स्ट्रक्चर्स देंगे, रिटेन आंसर नहीं होगा एस्से का, निबंध हम कोई लिख करके आपको नहीं देंगे, आंसर्स लिख करके देंगे। जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, चारों पेपर जीएस का, उसके जो क्वेश्चंस हम आपको देंगे वो क्वेश्चन आपको आंसर्स लिख करके देंगे। उसमें 2 पार्ट होगा, एक होगा स्टैटिक्स पार्ट, जो तुम्हारा स्टैटिक्स है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और दूसरा हो जाएगा करंट अफेयर्स। यानी जो क्वेश्चंस हम आपको देंगे उसमें करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन होगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे। एस्से का जो होगा, एस्से का स्ट्रक्चर्स देंगे, एस्से का हम लाइव एनालिसिस करेंगे, हम बताएंगे कि एस्से को कैसे डिकोड करना है। क्योंकि हिंदी मीडियम में देखो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा ऑप्शनल अच्छा है, तुम्हारा एथिक्स अच्छा है, और तुम्हारा एस्से अच्छा है ना, तो क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा, इंटरव्यू कॉल आने का ना, केवल फाइनल लिस्ट में आने का भी चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि यही 3 जगह तुम अच्छे से ग्रेस उठा सकते हो। बाकी जीएस पेपर 1, पेपर 2 सबके लिए टफ है, ऐसा नहीं है, सबके लिए स्टैंडर्ड है वो, लेकिन यहाँ पे तुम ग्रेस ले सकते हो। अपने टॉपर्स का आपने देखा भी होगा मार्क्स, जो हिंदी माध्यम से भी है, यहाँ इस सेक्शन में अच्छे नंबर उन्होंने उठाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा प्लान होकर के पढ़ना है, ज्यादा डिस्क्रेट मतलब कहना है कि जिक चेक नहीं करना है, ज्यादा अपने आप को फैलाना नहीं। कंटेंट हमारा अच्छा हो, हमारे क्वेश्चंस पकड़ में आए। अब सवाल उठता है कि सर हम कैसे पता करें कि हमारा कंटेंट अच्छा है कि नहीं, तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, 2022 में मेंस हुआ है, अब तुम्हारे पास जो करंट अफेयर्स है, नोट्स है, या तुम्हारे पास जो स्टैटिक का नोट्स है, देखो उसे क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हें अपने नोट्स अपडेट करने हैं या क्या अपडेट करना है। यदि लगता है कि नहीं सर हमारा हो रहा है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके कंटेंट्स या आप जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो कि गलत पढ़ रहे हो, या मैं जो आपको दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ, उसका एक ही तरीका है, क्या यूपीएससी के सिलेबस को ये फॉलो कर रहा है, दूसरा प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया हुआ है क्या उसके पैटर्न पे चल रहा है। ये सब चीज एक तरीका होता है जो कोई भी एक नॉर्मल एक स्टूडेंट भी इस चीज को चेक कर सकता है। तो पहली बात हमने आपको बता दिया कि करंट अफेयर्स प्रीलिम्स और मेंस का हम कैसे आपको देंगे।
दूसरा जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के पेपर्स जो हम क्वेश्चंस आपको देंगे, टारगेट देंगे, उसको पढ़ना है। चौथी बात, इससे जो होगा वीकली थीम होगा, सप्ताह में एक थीम देंगे, उस थीम पे हम 2 एस्से देंगे, उसमें से किसी एक 2 एस्से होगा, मतलब ज्यादा शब्द का स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में जैसे 150 शब्द में, 200 शब्द में लिखना है, ठीक है, छोटे 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 सीखने के लिए। जैसे वो बढ़ेगा तो फिर वो 1000 से 1200 शब्द वाले एस्से आएंगे। तीसरा पॉइंट जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा कि देखो ये सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। क्यों है? क्योंकि मान लो प्रीलिम्स ही ना निकले तो फिर मेंस की तैयारी करने कर पढ़ तो रहे होंगे ना भाई, आपने तैयारी पहले से भी की है, प्रीलिम्स ही गड़बड़ हो जाए तब क्या करेंगे भाई? इसीलिए हमने क्या किया है कि आपने देखा होगा कि इस प्लान में जो भी हमने आप लोगों को डिफाइन किया था कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या टॉपिक होगा और क्या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, उसके हम 50 क्वेश्चन का एक सेट देंगे, वो संडे को देंगे। उसमें सारे बच्चे लाइव अपीयर होना है। अभी तो सारे के कैमरे ऑफ हैं, लेकिन जो लाइव टेस्ट होता है उसमें सारे के कैमरे ऑन होंगे, ठीक है, क्लियर सुन लीजिए। उस दिन सारे के कैमरे ऑन होंगे, सबको उसके चैट बॉक्स में उसके क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस का सेट मिल जाएगा। आपको बैठ करके सामने 1 घंटे के अंदर में 50 क्वेश्चन सोल्व करने। उस दिन सारा काम छोड़ करके 1 घंटे आपको लिखना है, पेपर प्रीलिम्स के सॉल्व करने, सबके सामने करने, फिर उसका हम आंसर आपको दे देंगे, आप मैच कर लोगे। दूसरा, जो मेंस का हम पूरे हफ्ते जो प्रोग्राम कराएंगे ना, उसमें से 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे लाइव सेशन होगी, जिसमें हम आपके आंसर्स को चेक करेंगे, हम आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, जो करंट अफेयर्स देना होगा वो हम देंगे। और संडे को फिर 1 घंटे का टेस्ट होगा, जिसमें से मान लो मैंने जीएस के मेंस के 3 क्वेश्चन यदि मैंने पूछे आपसे, तो 7.5 मिनट एक क्वेश्चन का लगता है, ठीक है, तो 21 मिनट 22 मिनट का तुम्हें टाइम मिलेगा। उस समय बिना किसी चीज को देखे हुए, बिना किसी नोट्स को देखे हुए, बिना किसी किताब को खोले हुए, तुम्हें कैमरा ऑन करके उसके सामने आंसर लिखना है। अब सवाल उठता है कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, शुरू में मुश्किल है, बाद में मुश्किल नहीं होगा। शुरू में लगेगा, क्योंकि देखो हम ऑनलाइन करा रहे हैं, ऑनलाइन का मतलब थोड़ी ना कि हमने सिस्टम बंद किया तुम अपना काम कर रहे हो। यहाँ पे कैमरा ऑन होगा, तुम बैठोगे, तुम्हारे सामने एक्सटेम्पो टॉपिक क्वेश्चंस मिलेंगे, और उस क्वेश्चंस का जवाब बिना कॉपी चेक देखे हुए, बिना नोट्स देखे हुए तुम्हें लिखना है। इसको मैं थोड़ा सा आसान इसलिए बना दिया कि पूरे हफ्ते में मान लो मैंने क्वेश्चंस तुम्हें दिए हैं, मान लो पर डे तुम्हें मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस पर डे हम लिखवा रहे हैं तुमसे, तो हफ्ते में तुम्हें 6 दिन हुआ, 6 दिन में मान लो 3-3 क्वेश्चन भी होता है तो 18 क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। इस संडे को जो पेपर होगा, याद रखिएगा, उस 18 क्वेश्चन में से कोई 3 या 5 क्वेश्चन होगा। आसान हो गया कि नहीं हो गया? वो जो हफ्ते भर हमने आपको मेंस आंसर राइटिंग कराया है, उसी में से हम कोई 3 या 4 क्वेश्चन पूछेंगे, या हम उसको 4-5 क्वेश्चन में बदल दें, तो उससे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन का हमारा लेवल होता है, हम ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा करके कोई भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उस क्वेश्चन को जब आप स्टेकल करोगे ना, जो बच्चे ऑलरेडी आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हाँ सर आपने क्वेश्चन दिया और हम लिख लेंगे, नहीं, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अपना जो मटेरियल होगी, जो आपको हम कंटेंट बताएंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी उस आंसर को लिखोगे। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जितना क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन जब हम एक कोई पूछते हैं तो हम एक टॉपिक कवर करा देते हैं, उस टॉपिक को कवर कराएंगे तुम उसको तुम याद कर लोगे। अब तुम्हें ध्यान में आएगा इंट्रोडक्शन कैसे करना है, बॉडी कंक्लूजन कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको संडे वाले टेस्ट में पता चलेगा। विश्वास करो, रिवर्स बच्चे जो टेस्ट लिखते हैं पर डे, जब वो उनको हम क्वेश्चन देते हैं ना, तो उसमें मैंने खुला ओपन दे दिया, जैसे इग्नू का एग्जाम होता है ना, ठीक इग्नू के जो असाइनमेंट जमा होते हैं ना, ठीक वैसा होता है। हमने आपको क्वेश्चन दिया, सारा गूगल आपके पास है, मटेरियल आपके पास है, बुक्स आपके पास है, जो भी है, जहां से कहीं से भी तुम पढ़ो और आंसर को लिख के मुझे भेजो। मैं सिर्फ चाहता हूं कि इस बहाने तुम पढ़ोगे तो सही। दिक्कत यहाँ पे ये है, कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मान लो तुम्हें हिस्ट्री अच्छा लगा तो तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम्हें पॉलिटी अच्छा लगा तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो। कम से कम इस बहाने तुम अपने कंटेंट को पढ़ोगे, तो एक टारगेट बना करके तुम अपने कंटेंट को रिवाइज तो कर लोगे, कंटेंट कंप्लीट तो कर लोगे सिलेबस को। मेरा उद्देश्य ये है कि आपका सिलेबस कवर हो जाए, आपको ये पता हो जाए कि ये टॉपिक यदि हम पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक में मुझे लिखना क्या है ना, क्योंकि फैक्ट तो चेंज होते रहेगा, फैक्ट तो करंट अफेयर्स का आता रहेगा। तो पूरे हफ्ते तुमने 7 दिन जो भी कंटेंट्स पढ़े हैं, जो भी आंसर्स आपने लिखे हैं, उसी में से कोई 4 या 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन टाइम के अनुसार तुम लोग जैसा एग्री करोगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आज समय ज्यादा नहीं है तो 15 मिनट का ही टेस्ट हुआ, तो 2 क्वेश्चन ही हम पूछ लेते हैं, लेकिन लिखवा लेते हैं।
तो इस तरह से आपका मेंस का भी हो गया, लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, करंट अफेयर्स भी हमने आपको बता दिया, इससे की भी हमने प्लान बता दी। बाकी बचा ऑप्शनल, तो जिनका जो ऑप्शनल है आप उसको मेहनत कीजिएगा, उसको तैयार कीजिएगा। वो ऑप्शनल का जिम्मा आपका है, वो ऑप्शनल आप कैसे तैयार करते हैं। बाकी चारों पेपर जीएस का प्लस फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारा फिल्म्स का टेस्ट का और तुम्हारा करंट अफेयर्स का, हिस्से का, ये सारा हेडक हमारा है। बशर्ते आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और हमसे सपोर्ट लीजिए। दूसरी बात जो मैंने कहा था कि इस सेशन में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन, ये सब देखो ये एक सेशन का काम है नहीं कि हम अभी बैठेंगे और बना देंगे। उसके लिए हम एक एक वीडियोस बना करके पर्सनली हम डाल देंगे, वो प्राइवेट लिंक होगा, सिर्फ आपको ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, आप लोग वहां देखोगे। हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा करके उसके सॉल्यूशंस के साथ बताएंगे कि इसमें यदि इंट्रो लिखना होता है तो कैसे लिखना है, भूमिका कैसे लिखनी है। उस क्वेश्चंस को लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन करके हम उस वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, जिसमें हम आपको साथ डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एनालिसिस करना कैसे करें, क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, डिस्कस किया गया तो कैसे करेंगे, क्रिटिकल इवोल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह से चीजें जो होगी उसकी वीडियोस आपको छोटे छोटे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के वीडियोस आपको पर्सनल प्राइवेट लिंक होगा, वो जनरेट हो जाएगा। दूसरी बात, यदि किसी को लाइव सेशन छूट जाता है तो आप मुझे बताओगे, तो हम उस लाइव सेशन को रिकॉर्ड कर देंगे, फिर यूट्यूब पे इंस्टॉल वो अपलोड हो जाएगा, और उसकी जो प्राइवेट लिंक होगी ना, वो प्राइवेट लिंक हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप लोग उसको दोबारा भी देख सकते हो। लेकिन उम्मीद ज्यादा मत करना, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है। जब सब चीज रिकॉर्ड करके ही हम डाल देंगे ना, तो फिर तुम्हें पैसे देने का और मुझे बैठने का कोई फायदा नहीं है। हमारा पर्पस यही है कि हम लाइव करें, हम भी इधर आपके साथ 2 घंटा बैठेंगे, तो आप भी तो 2 घंटा बैठो ना। ठीक है, यही सेशन का उद्देश्य था कि मैं पूरा डिटेल आपको बता दूं कि कैसे हम इस प्रोग्राम को करेंगे और कैसे कैसे हम इसको चलाएंगे। अब तुम लोगों में से जिसको भी कोई डाउट है या कुछ पूछना है या कुछ सजेशन है तो आप लोग दे सकते हैं। देखिए, टेस्ट के दिन तो मैम आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, नहीं ऑन ऑन करोगे तो चलो कोई नहीं, एक आध एक्सेप्शन चलता है, लेकिन सारे तो आप ही के ग्रुप के बच्चे होंगे ना, तो लाइव सेशन होता है तो कोई दिक्कत। टेस्ट वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। पर डे आप कैमरा ऑन मत कीजिए। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ ना कि जब बच्चे आंसर लिखें, ठीक है, तो ये ना हो कि बगल में कॉपी खोल करके रख लिए और फिर उसमें से टिप रहे हो। तो थोड़ा सा ईमानदारी चाहिए। आप एथिक्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़े ना है, उसको जिंदगी में लागू भी तो करना है ना। तो मेरा ये उद्देश्य है, ऐसा कोई नहीं कि हम किसी से कोई कैमरा वगैरह ऑन करवाते हैं, हम खुद बच्चों का कैमरा ऑफ कर देते हैं। जब मैं वीडियोस डालता हूँ तो पहले मैं उसको ब्लर कर देता हूँ कैमरास को। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो, प्राइवेसी 100% मेंटेन की जाती है। हम उम्मीद भी करते हैं कि सब यूपीएससी एस्पिरेंट है तो एक दूसरे को फेलो को हेल्प करेंगे, किसी को कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई किसी के साथ गलत तरह का मैसेज नहीं करेगा। यदि अभी ऐसा किसी के साथ कोई भी होता है तो आप बेहिचक मुझे बताना, मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ कि मैं उनको बाहर कर दूंगा। ठीक है, मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता पैसे के लिए। ठीक है कि नहीं हमें पैसा दिया है तो ये तो नहीं, हम बाहर कर देते, हम इस मामले में बहुत टाइट है। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। जी बताइए, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर स्ट्रेटेजी के लिए बताएं सर, कैसे डेली फॉलो करें। मतलब सर एक स्ट्रेटेजी बनती नहीं है, कितने टाइम देना है, जो करते हैं वो फिर माइंड से जैसे निकल ही जाता देखो है। अभी तो सर जो भी चीज उसके लिए आप, बताएं। देखो अभी जो भी चीज कर रहे हो आप, तुम अपने अनुसार कर रहे हो, है ना। अभी जो लग रहा है, जैसे जैसे समय लग रहा है। अब हम मान लो तुम्हें कोई प्लान्स दे रहे हैं, सपोज करो जिस तरह का ये देखो सिलेबस, ये जो सिलेबस हमने दिया है, सपोज करो आप लोगों को सिलेबस शायद मैंने शेयर भी किया होगा। इस सिलेबस के अनुसार क्या प्लान्स कर सकते हो आप। सपोज करो ये सिलेबस है तुम्हारे सामने और इस सिलेबस को फॉलो अप करना है। ये अब मान लो 5 दिसंबर है, कल कल से लेके 11 दिसंबर तक तुम्हें ये सिलेबस को फॉलो अप करना है। मॉड्यूल है पोस्ट इंडिपेंडेंस। हम इसका एक हैंड आउट आपको देंगे, ध्यान से समझिएगा। हैंड आउट का मतलब क्या होता है? हैंड आउट का मतलब है कि जब तुम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ोगे तो उसमें क्या क्या पढ़ोगे। क्या बैठ जाओगे पूरा का पूरा रामचंद्र गुहा लेकर के? नहीं, पूरा रामचंद्र गुहा नहीं पढ़ना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? इसका हम एक हैंड आउट आपको देंगे, उसमें टॉपिक डिफाइन होगा, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अब उस टॉपिक को कवर कर लो। अब तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी?
अब यदि तुम्हारे पास शाम का समय है तो 3-4 घंटा शाम में है तो 3-4 घंटा शाम में पढ़ो, दोपहर में समय है तो दोपहर, वो तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे कवर करते हो। ये भी नहीं है 5 से 11 है, 6 दिन के आसपास का समय है, तो भाई 6 दिन में बांट लो ना कि डे 1 हम ये पढ़ेंगे, डे 2 में हम ये पढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा सिस्टम है, और यही काम तो आपको करना है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाके करोगे क्या? आपके नीचे सैकड़ों डिपार्टमेंट होगी, सैकड़ों हजारों लोग काम करेंगे, तो कैसे मैनेज करोगे? मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। हमने क्या बोला था कि इंडिया का पॉपुलेशन और टाइम के अनुसार देखोगे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे यहाँ गरीबी भी बढ़ रही है, हमारे यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्राइम के मामले में देख लो कैसे कैसे क्राइम हो रहे, इतनी बड़े हीनियस क्राइम कर रहे कि लोग काट दे रहे हैं, लोग बकरे और क्या बोलते हैं चिकन मटन समझ के लोगों को काट रहे हैं। सोचो किस तरह का लेवल का क्राइम बढ़ रहा है। माल न्यूट्रिशन के मामले में भी हमारी स्थिति खराब है, एनीमिया का शिकार महिलाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं, टीबी का पेशेंट वैसे ही बढ़ रहा है, तो बीमारी भी हमारे यहाँ उसी तरह से बढ़ रही है, जनसंख्या तो हम बढ़ा रहे हैं। ठीक उसी तरह से यूपीएससी में क्या हो रहा है, समय हम दे रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, और नॉलेज हमारा ऑर्गेनाइज ही नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा नोट्स नहीं है कि हम एक बार में रिवाइज कर सकें, ना हमारे पास किसी टॉपिक पे यदि पूछ लिया जाए कि संविधान क्या है तो उसको हम डिफाइन न कर सके 5 लाइन में। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह का शेड्यूल से ही बनेगा। शेड्यूल बनाओगे, थोड़ा सा शुरू में पेन स्टार्टिंग जॉब है, और राइटिंग इज नॉट अ सिंपल टास्क, बहुत दर्द होता है भाई, समझ में ही नहीं आएगा तुम्हें कोई क्वेश्चन में लिखना क्या है, शुरू कैसे करूं, कैसे शुरू करूं, उसके लिए मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना कि कैसे शुरू करना है, आप कोशिश तो करो। तो जहां तक शेड्यूल बनाने का बात है, मान लो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, इसका हैंड आउट हमने तुमको दे दिया, हमने बता दिया कि देखो इसमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, उस टॉपिक्स को पढ़ लो, उसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दूसरा, ये टॉपिक्स है जैसे पूरा का पूरा डिफाइन है यहाँ पे हैंडआउट्स में, देखो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना, इंस्टीट्यूशन, लिंग्विस्टिक और रीऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द ट्राइबल का इंटीग्रेशन कैसे किया गया, ये तुम्हें राजीव बहेर जी का जो बुक है मॉडर्न इंडिया वाली, उसमें भी ये टॉपिक्स तुम्हें मिल जाएंगे, या तुमने जहां से पढ़ा होगा, जिस कोचिंग से पढ़ा होगा, उनके भी नोट्स में ये सारे मटेरियल्स होंगे, इसको कवर करना है। अब ये देखना होगा कि कम से कम देखो 4-5 घंटा तो लगाना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, और आज पढ़ो या कल पढ़ो, पढ़ोगे तभी होगा, ये सच्चाई है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि प्रीलिम्स निकल जाएगा ना तो मेंस के समय 2 घंटे 3 महीना मिलेगा तो हम बहुत कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। तो 3 महीना में सिर्फ ये करना है, यदि तुम्हारा सिलेबस पहले से कवर है ना, तो जितना राइटिंग कर सको, जितना मॉक टेस्ट मार सको लिख लो। लेकिन ये सोचोगे कि 3 महीना मिलेगा हम सब कुछ याद कर लेंगे, हम ऑप्शनल भी तैयार कर लेंगे, हम एस्से भी तैयार कर लेंगे, हम चारों जीएस पेपर भी तैयार कर लेंगे, और क्वालिफाइंग इंग्लिश भी तैयार कर लेंगे। हमारे पास तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इंग्लिश में फेल हो जा रहे हैं मेंस में, उनका कॉपी नहीं चेक हो रहा है। अब बताओ, स्ट्रेटेजी है ना, इसके लिए तो तुम्हें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना, आज बनाओ चाहे कल बनाओ चाहे 2 साल बाद बनाओ। और जो लोग शुरू में बना लेते हैं तो शुरू में रिजल्ट लेके निकल जाते हैं, वो लोग नहीं जब समझते हैं तो तभी है, तो वही कहा ना, जब समझो तभी सवेरा, तो वही हाल है। इस तरह से आप इसको मैम को फॉलो अप मैम कर सकते हो, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। और एक चीज, हाँ, अब ये भी नहीं कि अब मान लो तुम मेरे यहाँ सेशन चला रहे, ज्वाइन कर लिए, यहाँ जो क्वेश्चन दे रहे वो भी लिख रहे हो, और किसी दूसरे कोचिंग का भी कर लिए, फिर तीसरे कोचिंग वाला किसी दोस्त ने बताया उसका भी कंटेंट ले लिए, तो ये गलती मत करना। जिस पे विश्वास है, मुझ पे विश्वास है, मुझे फॉलो करो, नहीं मुझ पे विश्वास है, जिस पे तुम्हें विश्वास रखता उसी को फॉलो करो, किसी एक को फॉलो करो, इस सबके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, कोई टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट नहीं है। 4 कोचिंग का मटेरियल लेकर के रख जाओगे, नहीं होगा कभी। तो पहले तो सबसे पहले जो तुम्हारे पास स्टफ है, तुम्हारे पास जो मटेरियल, उस पर विश्वास करो, है ना, विश्वास करोगे तभी वो आगे चलेगा। अब होता क्या है, अब ये मैगजीन पढ़ रहे, किसी दोस्त ने बता दिया ये मैगजीन बहुत अच्छी है, अब वो भी उठा लिए। अरे कोई मैगजीन, सारे मैगजीन सही है, किसी में कंटेंट पहले आएगा, किसी में बाद में आए, क्योंकि आज कंपटीशन का लेवल है, सब लोग कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, सब लोग अपना बेस्ट देना चाहता है, तो कोई चाहेगा कि हमारा खराब हो? नहीं। तो इस तरह से आपको सोचना है, 4 को फॉलो मत करना। मैं एकदम क्लियरली रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, 4 चीजों के चक्कर में रहोगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब तुम यहाँ भी पोस्ट इंडिपेंडेंस करो, प्लस में जो बगल से ज्योग्राफी भी पढ़ने लगे, किसी ने कहा दिया तो फिर हिस्ट्री भी पढ़ने लगे, तो क्या तो मैं अब हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तब मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये नहीं करना है। यदि आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़े तो सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ो, और उससे रिलेटेड प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस देख लो कि क्या वहां से भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी देखो। एक बार में एक ही चीज को फोकस करो, उसको पहले कंप्लीट कर लो कि दोबारा तुम्हें वो चीज पढ़ने की जरूरत न पड़े, नौबत न पड़े, बस रिवाइज करें।
तो मेरे साथ देखो, अब आप लोगों ने कितने लोगों से जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे तुम्हारे ग्रुप में दोस्त भी होंगे, उनका सबका अपना तरीका है। हम बहुत ऐसे हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं जो लगातार मेंस, यूपीपीसीएस का भी, यूपीएससी का भी और बीपीएससी का भी, ये मेंस लिखने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि उनमें उनकी कहाँ पे कमी है और उन्होंने किस चीज को बहुत अच्छा किया भी है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं उस चीज को हम आपके सामने रखें। तो टॉपिक को कवर करना, और दूसरी बात उस टॉपिक को कैसे शेड्यूल करोगे, ये थोड़ा सा शेड्यूल तो आप अपने अनुसार ही देख सकते हो। आपकी जो टाइमिंग आपके पास है उसी के अनुसार आप शेड्यूल बनाओ। उसमें हम मदद यही कर सकते हैं कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन होगा तो हम आपको मदद कर सकते हैं। लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम किस तरह का फ्री है वो तो तुम ही बता सकते हो ना, कि तुम्हारे पास कौन सा टाइम है, तुम कैसे मैनेज करोगे। कोई जॉब में है, कोई स्टार्टिंग में ही, अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तैयारी। तुम अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम हर किसी का होता है, आप उसको शेयर करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छा लगेगा हम आपको बताएंगे। आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सुटेबल है, तो आप उसको फॉलो अप करिए। इस चीज को आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखो ये जो टॉपिक था, ये 5 दिसंबर वाला जो सिलेबस था, इसमें था ना हिस्ट्री टॉपिक कवर करना है, तो ये प्रीलिम्स का था। और इधर तुम्हारा मेंस का है। ये सब तो पढ़े हुए होगे, ये सब तो पहले से पढ़ रखे होगे, नहीं भी पढ़ रखे हो एक बार इसको रिवाइज कर लो, पढ़ लो इसको। जैसे मैंने अब हिस्ट्री का ये टॉपिक है, मॉडर्न इंडिया से मैंने उठाया है। अब यूरोपीय शक्तियों का आगमन से लेकर के आपको गोलमेज सम्मेलन से लेकर के इस इवेंट तक का है, ठीक है। तो 1930 के आसपास के स्थिति तक हमें जानी है। अब यहाँ पे अब इस पे 50 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। नहीं, कल टेस्ट है, लेकिन आप लोग का टेस्ट कैसे होगा, अभी तो आपका सेशन ही आज स्टार्ट हुआ है, तो आपका तो टेस्ट नहीं होगा। लेकिन कल जो प्रीवियस ग्रुप के जो बच्चे हैं ना, उनके टेस्ट है। यदि आप चाहते हो कि उस टेस्ट में देना चाहते हो, तो ये जो लिंक आपको शेयर कर देंगे। आप सॉरी, कल टेस्ट नहीं होगा, आज तो टेस्ट हो गया। आज संडे था, हमने टेस्ट किया, 4:30 पे टेस्ट था, लाइव टेस्ट था मेंस आंसर राइटिंग का। तो आज तो मैंने संडे तक कर दिया। कल जो टेस्ट होगा टेस्ट कल नहीं होगा। कल हम आपको लाइव सेशन की बात जो कर रहे हैं ना, वो लाइव सेशन आपका होगा ट्यूसडे को। तो कल हम आपको क्वेश्चंस देंगे, उस क्वेश्चंस को आप लिखेंगे। और कल लाइव सेशन जो 7:30 बजे शाम में होगी, रात में, उसके पहले आप मुझे लिख करके अपने ग्रुप में आंसर को शेयर कर देंगे। उस ट्यूसडे को आपको रात को 7:30 बजे हम लाइव मिलेंगे, उसमें हम आपकी कॉपी को चेक करेंगे, ठीक है। सर वो लाइव कितना टाइम की रहती है? वो तो मैम डिपेंड करता है। मान लो इस ग्रुप में 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चों में से मान लो सपोज करो कि सबने आंसर लिखा है, तो सबके तो कॉपी चेक होंगे। इसमें मैं एक प्रेफरेंस दे सकता हूँ, प्रायोरिटी ये देता हूँ कि जो क्वेश्चन पहले लिख करके सेंड करेगा ना, उसकी कॉपी पहले चेक होगी। जो लिख करके लास्ट में सेंड करेंगे, उनकी कॉपी लास्ट में चेक होगी। तो नंबरिंग वाइज कॉपी चेक होती है। तो उसके इसमें सबसे कोशिश करो जितना जल्दी तुम लिख करके सेंड कर दो, और तुम्हारा कॉपी जब चेक हो जाए तो तुम क्लास को लीव कर सकते हो। तो कोई जोड़ी नहीं है कि हमें बैठा रहना है। तो मान के चलो 7-7:30 बजे यदि शुरू होता है तो 9:30 तक जा सकता है। या टाइमिंग को कहोगे तो हम एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, समय को बदल लेंगे। जैसे अभी ठंड का मौसम है, समय कहोगे तो उसको थोड़ा हम आगे पीछे कर देंगे। क्लियर सर? नमस्कार जी, सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए। सर कल कुछ क्वेश्चन मिलेंगे मेंस आंसर राइटिंग के लिए? हाँ जो हाँ मिलेगा, गिवन टॉपिक है कल से ही तो मिलेगा आपको। कल 5 दिसंबर है, कल से मिलेगा। कल के आज रात में ही हम शेयर कर देंगे। किस टाइम पर मिलेगा सर वो? क्वेश्चन तुम्हें जैसे मान लो कल संडे है ना, सॉरी कल मंडे है, तो अर्ली मॉर्निंग तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे सुबह फिर 10 बजे। अब अपनी 10 तरफ से बजे कभी भी आंसर राइटिंग लिख के सेंड कर दे, फिर हाँ, आप तुम उसको। अपनी तरफ से कभी भी करोगे, लेकिन ट्यूसडे को मान लो मंगलवार को शाम के 7:30 बजे सेशन हो रही है, ठीक है। तो 7:30 से कम आधा घंटा पहले भेज देना। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे है कि सेशन लॉग इन करने के बाद कॉपी भेजते हैं, ठीक है। तो उसमें वही होगा ना कि मान लो तुमसे पहले किसी बच्चे ने आंसर लिखा है, तो भाई हम तो पहले उसका चेक कर देंगे ना, ये चीज। पीडीएफ फॉर्म में भेजे सर, या जेपीजी में भी आ जाएगा? नहीं जेपीजी में मत भेजना। जेपीजी में ना कमेंट करने में बड़ा मुश्किल होती है, ठीक है। वो आंसर का फॉर्मेट हम आपको भेजेंगे। यदि आपके आसपास में कहीं प्रिंटर वगैरह हो तो उसको एक बार प्रिंट करा लेना, क्योंकि आंसर्स का कोई फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो उस फॉर्मेट को हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसको हर पेज के पहले लगा लेना और उसको स्कैन कर लेना।
दूसरी बात और एक काम करना कि जैसे मान लो GS1 का मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, तो GS1 का एक फाइल बनाना और जितने भी GS1 के आंसर्स लिखोगे ना उसको एक फाइल में रखना, GS2 के आंसर एक फाइल में रखना, GS3 के आंसर फाइल में रखना। इससे तुम्हें एक चीज पता चलेगा कि तुमने क्या क्या आंसर्स लिखे हैं, और दूसरी बात तुम्हारे आंसर में किस तरह का इंप्रूवमेंट हो रहा है ये भी तुम्हें पता चलता रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि कंटेंट है उसको रिवाइज करना है, अपने लिखे हुए आंसर्स को पढ़ना भी है। मान लो तुम्हारा आंसर चेक हो जाए, तुम्हें स्पेसिफिक कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाए तो उसको पढ़ो, क्योंकि वो क्वेश्चन घूम फिर करके दिखेगा एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसके लिए अपने 4 फाइल प्लास्टिक वाली बना के रखिए, तो GS1, GS2, GS3, GS4। जब भी GS1 लिखिए तो एक जगह लिखिए, कॉपी में मत लिखो, पेज में लिखना। क्यों? क्योंकि उसमें मान लो कुछ अटैच करना हो ना तो आसान हो जाएगा, पेज में लिखोगे तो अटैच करना मुश्किल हो जाएगा कॉपी में। तो GS1 का एक पेज, 4 पेज लिए, उसमें लिख लिया आंसर, और बाकी फॉर्मेट हम आपको दे देंगे, उस फॉर्मेट को प्रिंट आउट करा लीजिएगा। ऐसे भी पेज खरीदोगे तो उतना ही पैसा लगेगा, प्रिंट आउट कराओगे तो फोटोकॉपी भी लगा के डाल सकते हो। तो ज्यादा पेज नहीं करना है, 1 या 2 पेज ही सिर्फ हम जो देंगे उसको लगाना है। तो बाकी जो तुम्हारे पास पेज है कॉपी का उसको निकालो, लाइनिंग चारों तो जो यूपीएससी फॉर्मेट का कॉपी होता है उसी फॉर्मेट पे आपको लिखनी है। और जब भी आपको मन करे आप आंसर लिखें, लेकिन हाँ ये नहीं करेंगे कि सर हम इस हफ्ते पूरा नहीं लिखे तो हम अगले हफ्ते लिख के भेज देंगे। देखो उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और हमारा फ्री वाले जो ग्रुप है ना उसमें भी हमारे पास आंसर आते रहते हैं, इसलिए मैं टाइम पे चेक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसमें तो मुझे डेडिकेशन के साथ देना होगा ना, हम तो आपके साथ डेडिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यू हैव टू पे। आप पेमेंट दे रहे हो, फ्री में थोड़े ना कर रहे हो, तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। ऐसा भी नहीं है कि आपने आज लिखा तो हम 3 दिन बाद चेक करके देंगे, नहीं ये नहीं होगा। हम जो कॉपी आपका चेक करेंगे वो आपके सामने चेक करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो तुम किसी ओकेजन में फंस गए, या मान लो पावर का प्रॉब्लम हो गया, नेट का प्रॉब्लम हो गया, मोबाइल का प्रॉब्लम, ऐसे इशू होते हैं। तो उस केस में तुम मुझे मैसेज कर दो या कॉल कर दो कि सर मेरे आज मैं सेशन नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि इस बार जितने भी हम सेशन करें हम सबको रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, रिकॉर्ड करके डाल देंगे कि ताकि बाद में मान लो तुम्हें देखना पड़े तो तुम देख सकते। लेकिन स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ, यदि आपका कोई सेशन छूट जा रहा है तो आप पहले मुझे बता दीजिए कि सर मैं कल नहीं कर पाऊंगा या मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे दिक्कत है, तो हम रिकॉर्ड कर देंगे, फिर उसको आप देख लेना, सुन लेना। ठीक है, और कुछ, और किसी को कुछ कहना है, किसी को कोई डाउट है तो सर हाँ एक डाउट है सर, जैसे मैगजीन हम फॉलो कर रहे हैं तो करंट अफेयर मेरा दृष्टि का चल रहा है सर, लास्ट ईयर से उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो सर उसके साथ में द हिंदू भी कर रहे हैं, तो सर दोनों करने चाहिए। द हिंदू का कंटेंट तो मुझे उसमें मिल ही जाता है, तो सर क्या साथ में करना ठीक चल रहा है? एक चीज हमेशा याद रखना, न्यूज़पेपर पढ़ने की तो आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी, ठीक है। न्यूज़पेपर सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि कंटेंट तुम्हें मिल रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने का 2-3 फायदा है। पहला तो यह फायदा है कि तुम्हारी अंग्रेजी थोड़ी मजबूत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग इंग्लिश वाला पेपर भी होता है। दूसरी बात यह है कि जब कोचिंग संस्थान जब कोई कंटेंट तैयार करते हैं ना तो वो देखते हैं कि उनको कौन सा इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। अब वो इंपॉर्टेंट जो लगा उनका कंटेंट उन्होंने तैयार किया और आपको दे दिया। लेकिन जब तुम पढ़ोगे ना तो हो सकता है कि जो कंटेंट वहां उन्होंने पिक किया है उससे रिलेटेड और भी चीज था वो तुम्हें नहीं पता था। तो जब नहीं पता था तो तुम जब न्यूज़पेपर खुद पढ़ रहे हो तभी तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट कभी भी किसी भी कोचिंग संस्थान की मैं बात कर रहा हूं नहीं हो सकता, क्योंकि हम न्यूज़पेपर छोड़ करके हम मैगजीन कर लें, पॉसिबल ही नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, कंसेप्ट बिल्डिंग होता है। मान लो न्यूज़पेपर है तो उसका नहीं हो सकता है कि अंग्रेजी में थोड़ी सी हिंदू का जो शब्द होता है काफी टफ होता है, तो इंडियन एक्सप्रेस देख लो, कोई एक न्यूज़पेपर तो कंटिन्यू पढ़ो। क्योंकि सिर्फ हमें कंटेंट तैयार ना करके मेंस का कारण नहीं, हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी तो देखनी है ना, हमें इंटरव्यू भी तो देना है ना। तो एक ओवरव्यू कैसे बनाओगे, मेरी बात समझ रहे हैं आप? सिर्फ आपको जीएस पेपर ही तो नहीं क्वालिफाई करना है, आपको किसी के साथ डिबेट भी करनी होगी। हो सकता है कि आपको कोई पॉलिटिकल न्यूज है और पॉलिटिकल न्यूज सपोज करो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यू आर फ्रॉम किसी भी स्टेट से आप हैं, आपके स्टेट में क्या चीजें चल रही हैं। जब कोचिंग इंस्टीट्यूशन जब मटेरियल बनाते हैं खास करके स्टेट के न्यूज बहुत कम मिलेंगे तुम्हें, है ना। तो इस चीज का देख सकते हो, तुम्हारे स्टेट के आसपास क्या घटना घट रही है, तो वो तो तुम्हें न्यूज़पेपर से ही थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। तो कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वो पढ़िए
जो मैगजीन है वो पढ़िए, लेकिन एक न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ लो। तो आप किसी एक न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, क्योंकि उससे भाषा बनेगी तुम्हारी अच्छी। इससे भी लिखना है, अंग्रेजी में भी आपको इससे लिखना है। जब आप क्वालिफाइंग इंग्लिश वाला पेपर देंगे ना, तो वहां पे 500 शब्द में अंग्रेजी में भी इससे लिखना है। कहाँ से भाषा बनाओगे? लैंग्वेज सीखना पड़ेगा ना भाई, गेटिंग पॉइंट। तो लैंग्वेज बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का एडिटोरियल आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर का, उससे तुम्हारी भाषा में अच्छी पकड़ बनेगी, लैंग्वेज थोड़ा सा सही होगा, क्योंकि उसमें देखोगे कैसे आर्टिकल्स लिख रहे हैं। दैनिक जागरण का आर्टिकल्स है, उसको पढ़ो तो देखो उसमें किस तरह की भाषा यूज हो रही है। तो अपनी बात रखने के लिए सिर्फ आपके नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के साथ साथ वे ऑफ एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बात को रखते कैसे हैं, है ना। मनमोहन सिंह जैसे आप पढ़े लिखे कौन थे, है? लेकिन जब मास को डिलीवर करना होता है तो उनसे आगे बहुत सारे ऐसे वैसे नेता भी निकल गए जिन्होंने एजुकेशन के नाम पे बंटा धारे, है ना, लेकिन वो मास को एकदम कन्विंस करा लेते हैं। तो नॉलेज होना ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के साथ साथ वे ऑफ एक्सप्रेशन भी। आप अपनी बात को दूसरे को समझा भी सकते हो या नहीं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन मान लो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं घंटा और हम तुम्हें समझा ही नहीं पा रहे, तो फिर वो मेरे काम का भी नहीं रहा, तुम्हारे काम का भी नहीं रहा। इसलिए न्यूज़पेपर को पढ़िए, थोड़ा ज्यादा पूरा न्यूज़पेपर मत पढ़ो, एक पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से सारे पेज को देख लो। तो सर इसमें 1 घंटे से ज्यादा नहीं मतलब टाइम देना चाहिए न्यूज़पेपर में? अब देखो, मान लो अब 1 घंटा भी दे रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस केस में मैं क्या, यदि मुझे मान लो न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा डिक्शनरी देखूंगा। अरे कोई शब्द उसमें पूछा, क्यों? क्योंकि देखो 10 दिन यदि तुम रेगुलर फॉलो करोगे ना, तो घूम फिर करके देखोगे सेम शब्द बार बार आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में मुझे समय ज्यादा लगेगा, हो सकता है किसी को 3-3 घंटा न्यूज़पेपर में लग जाता है, किसी को 1 घंटा ही न्यूज़पेपर में लगता है। तो प्रॉब्लम ये है उसकी भाषा में पकड़ कैसी है। अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो उसको 3 घंटा लगेगा, लेकिन हिंदी का पेपर तुम आधे घंटे में निपटा दोगे, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पढ़ते जाओगे, समझते चले जाओगे, दिमाग में समझ में आ जाएगी। लेकिन अंग्रेजी पढ़ोगे, बहुत सारा जगह फंस जाओगे, बहुत सारा शब्द का मीनिंग ही नहीं पता होगा, तो वो देख लो। लेकिन हाँ, अभी भी नहीं कि हम पूरे दिन न्यूज़पेपर ही पढ़े या 4 घंटा न्यूज़पेपर पढ़े, लेकिन न्यूज़पेपर वही हुआ कम से कम 1-1.5 घंटा तो न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं होता, तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ लो, ऑफलाइन मत लो। ऑफलाइन में है कि पूरा पन्ना आ जाए सामने, ऑनलाइन में है कि तुम्हारे पास पीडीएफ मिल ही जाता है, तो पीडीएफ आप किसी का सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ो, या जैसे भी यदि मिल जाता है तो ऐसे पढ़ लो, कर सकते। जी, और ठीक है कुछ? सर, थैंक यू।